नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है जो आगामी 5 जनवरी 2026 को UGC नेट इतिहास विषय में परीक्षा देने जा रहे हैं। UGC नेट हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 10वीं वीडियो है और सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी के उपकरण जो है ककोरिया इसमें महदाह से भी प्राप्त हुआ, सरायनाहर से भी प्राप्त हुआ। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाएगा तो महदाह से प्राप्त हुआ। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। महदाह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है और यह मध्य पाषाणिक स्थल किससे संबंधित है? किस काल से? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पे जो है माइक्रोलिथ उपकरण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी से बने जो है ढेर सारे आभूषण प्राप्त हुए हैं। राख में दफनाने की प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी, राख में दफनाने की। इसी प्रकार का साक्ष्य जो आपका सरायनाहर से भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ के लोग जो जानवरों का शिकार करते थे, बिना नमक के जो है मांस का भक्षण किया करते थे। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक ऋचाओं में अवर्षण का दानव किसे माना जाता? तो अवर्षण का दानव जो है वैदिक ऋचाओं में वह वृत्त को माना जाता था। वृत्त नामक राक्षस को माना जाता था। बेसिकली यह एक सांप या अजगर के रूप में इसको दर्शाया जाता है। इस वृत्त को एक सांप या अजगर, एक ऐसे सांप को जो अजगर प्रकार का होता है, तो अजगर के रूप में दर्शाया जाता है। और वृत्त का अर्थ ही होता है कि चारों तरफ से घेरना, चारों तरफ से ढकना। तो ये क्या करता था? नदियों के प्रवाह को रोक लेता था। बारिश का जो बादल होता था उसके प्रवाह को रोक लेता था, जिसके कारण जो है सूखा की स्थिति पैदा हो जाती थी। और बाद में जो है इंद्र ने जो है उसको मार कर जो है पूरी सृष्टि को जो है उससे मुक्त कराया, आवर्षण से मुक्त कराया। तो इसी नाते इंद्र का एक नाम वृत्रहन है। वृत्रहन भी इंद्र का नाम है, मतलब वृत्त नामक राक्षस का वध करने वाला। और इसको जो है अहि के नाम से भी जाना जाता था। वृत्त को अहि के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ होता, अहि किसका पर्यायवाची होता है? सांप का पर्यायवाची होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में वर्णित है कि जागरूकता की खोज, उत्तरों की खोज और आत्मबोध की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती? ये आपका जो है बेसिकली जो है कठ उपनिषद में वर्णित है। किसमें? कठ उपनिषद में वर्णित। तो कठ उपनिषद का संबंध किससे है? कठ उपनिषद का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। इसलिए विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। कठ उपनिषद में कहा कि जो आत्मा की यात्रा होती है वह रथ के रूप में होती है। मतलब एक रथ के रूप में यात्रा को चित्रित किया गया है, जिसमें बुद्धि रथवान होती है और इंद्रियां जो होती हैं वो घोड़े होती हैं, जो लगातार आत्मबोध की ओर बढ़ती रहती हैं, जिससे कभी यात्रा हमारी रुकती नहीं है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर विकल्प 3। हमारा अगला प्रश्न है, 1400 ईसा पूर्व के लगभग मध्य एशिया के बोगज कुश से प्राप्त अभिलेख में किन देवताओं का विवरण है? तो इसके पहले इस पे जो है काफ़ी चर्चा हुई है, इस बोगज कुश अभिलेख पे। 1400 ईसा पूर्व का है। विंकलर ने 1905 में इसकी खोज की थी। तो इसमें इंद्र, मित्र, नाशत्य, वरुण 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। विकल्प 4 हमारा सही आंसर। वहाँ पे हितन्नी और मितन्नी नामक 2 कबीलों के मध्य एक संधि हुई थी, जिसमें आपका उन्होंने इन 4 वैदिक देवताओं को साक्षी माना था। हमारा अगला प्रश्न है, नचकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचकेता और यम संवाद जो है किस उपनिषद में होता है? कठोपनिषद से ही प्राप्त होता है। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। कठ उपनिषद का संबंध किससे है? कठ उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे, यात्री गुहातुर मतलब खो सकता है, ठीक है। तो लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे, यात्री गुहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था।
ये कहाँ पे इसका स्टेटमेंट जो मिलता है, तो किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका उल्लेख जो है रिहला नामक पुस्तक में मिलता है, जो किससे संबंधित है, ये जो है किताब किससे संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में उधर आया था, इब्न बतूता से संबंधित है। मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और रिहला नामक पुस्तक की रचना की है। तो इस जो स्टेटमेंट है वह रिहला से संबंधित है। अगर ऐसे आप देखिए उसमें मध्यकालीन परिवेश में बाद में, तो फ्रांसिस बर्नियर ने भी इसका उल्लेख किया, फ्रांसिस बर्नियर ने भी सेम स्टेटमेंट दिया है। तो विकल्प एक हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में अंतिम सौत्रांतिक आचार्य कौन माने जाते हैं। तो बौद्ध परंपरा में अंतिम सौत्रांतिक आचार्य ये जो है हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, सौत्रांतिक संप्रदाय, तो कौन माने जाते हैं, शुभगुप्त को माना जाता है। अगर सबसे प्रसिद्ध देखा जाएगा तो धर्मकीर्ति थे, ठीक है, शुभगुप्त को माना जाता है। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। धर्मकीर्ति, दिटनाग, वसुबंध, कुमारलात, ये सब जो है आपके सौत्रांतिक संप्रदाय से ही संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुओं की धारणा थी कि विश्व अंडाकार था जिसे ब्रह्मांड कहा गया। ब्रह्मांड कितने क्षेत्रों में विभाजित था, जिनमें से हमारी पृथ्वी ऊपर से 7वीं थी। तो इसमें तो देखिए है तो 14 है, लेकिन यूजीसी ने एनटीए ने इसका जो आंसर दिया उसमें 21 बताया है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। जो हमारा सनातन धर्म उसमें कुल 14 ब्रह्मांड के 14 क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, 12 चंद्रमासों में कुल कितने दिन होते हैं। तो 12 चंद्रमासों में कुल कितने दिन होते हैं। तो 12 चंद्रमासों में लगभग 354.367 दिन होते हैं। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। विकल्प जैसे आपका जो है 29.53 दिन होता है, 29.531 दिन होता है कितने में, एक चंद्रमास में। तो आप 12 से उसका गुणा कर लीजिए तो आपका 354.367 के आसपास आता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में गुप्त शासक कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांत बताया गया। तो शरदकालीन सूर्य की भांत जो गुप्त शासक कुमार गुप्त को तुमैन अभिलेख में बताया गया है। यह मध्य प्रदेश में है। गुप्त संवत 116 इसकी तिथि है। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है, मतलब 319 435 ईस्वी इसका समय आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नाम लिंगानुशासनम किसकी कृति है। तो नाम लिंगानुशासनम किसकी कृति है, अमर सिंह की कृति है। अमर सिंह की कृति है। अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसको हम नाम लिंगानुशासन के नाम से भी जानते हैं। और इसका मूल नाम यही था, अमरकोश का मूल नाम लिंगानुशासनम ही था। इसको कभी कभी त्रिकांड के नाम से भी पूछ लिया जाता है, इसको त्रिकांड के नाम से भी जाना जाता है, त्रिकांड या त्रिकांड कोश कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर विकल्प 2। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष किस माह से प्रारंभ होता था। तो मौर्य शासन का जो वित्तीय वर्ष होता था वह जुलाई मास से प्रारंभ होता। तो जुलाई मतलब हो जाएगा आषाढ़ माह से प्रारंभ होता था, जुलाई के आसपास का इसमें समय होता था। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता के 8 खंडों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए चरक संहिता जो है किसकी, आचार्य चरक की रचना है और 8 खंडों में विभक्त है। तो इसमें जो है आपका चिकित्सा है, विमान है, निदान है, पेचिश नहीं है। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। क्या क्या है, चिकित्सा शास्त्र है आपका, या चिकित्सा स्थान इसको बोलते हैं, चिकित्सा स्थान, विमान स्थान, निदान स्थान, ठीक है। इसके बाद आपका एक है पहला चैप्टर सूत्र है, इसके बाद आपका शरीर है, सूत्र है, शरीर है, इंद्रिय है, सूत्र शरीर है, इंद्रिय है, कल्प है, सिद्ध है, कल्प स्थान है, सिद्ध स्थान है, ये सब इसमें है। तो आपका प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
परखम से प्राप्त यक्ष प्रतिमा निर्मित है। तो परखम से जो यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है बेसिकली जो है वह ग्रे कलर की है, ठीक है, लेकिन उसको जो है गुलाबी बलुआ पत्थर से भी निर्मित माना जाता है। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। परखम से प्राप्त है। किस काल की है? मौर्य काल की यह यक्ष प्रतिमा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उनके आत्मबोध की कुंजी? यह प्रश्न था, मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ, मस्तिष्क हूँ, इंद्रियां हूँ? तो ये किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? रमण महर्षि का कथन है। रमण महर्षि का कथन है। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। किसका कथन है? रमण महर्षि का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा धर्म के प्रचारार्थ नीतियों को प्रारंभ से क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो आप यहाँ पे जो है जैसे निगलीवा है, तो निगलीवा यात्रा अशोक ने कब किया था? लगभग अपने शासनकाल के 20वें वर्ष किया था। 20वें वर्ष किया था, ठीक है। इसके बाद जो है आपका लुम्बिनी यात्रा है। लुम्बिनी की यात्रा भी उसने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में ही किया था। 20वें वर्ष में ही किया था। इसके बाद बोध गया यात्रा है। बोध गया की यात्रा उसने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में किया था। कब किया था? 10वें वर्ष में किया था। इसके बाद आपका है धर्मलिपियों को लिखवाना। तो अशोक ने जो है धर्मलिपि कब लिखवाया था? अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में लिखवाया था। और इसके बाद धर्म महामात्रों की नियुक्त तो अपने शासनकाल के 13वें या 14वें वर्ष में इसको उसने कराया था। आप यहाँ पे देख लीजिए, क्रम सही क्रम से लगा लीजिए। तो सबसे पहले आपका आएगा बोध गया यात्रा, सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका धर्मलिपि हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद आपका ई हो जाएगा। तो सी डी ई देखिए कहाँ पे है? सी, एक सेकंड, यहाँ पे सी डी नहीं दिया, इन्होंने दिया है। तो इसका आंसर इस पे फिर हो जाएगा सी ई ए बी डी। विकल्प 2 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है आपका, अशोक स्तंभ लेख किन स्थानों से प्राप्त हुआ? तो अशोक स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? टोपरा से प्राप्त हुआ, मेरठ से प्राप्त हुआ, लुम्बिनी से नहीं प्राप्त हुआ। स्तंभ लेख की चर्चा है, प्रयाग से हुआ है, अरराज से हुआ है। तो ए बी डी ई हमारा सही आंसर होगा। ए बी डी ई विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संगम युग में पांड्य शासकों के समय का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो संगम युग में पांड्य शासकों के समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था कोरकई था। ये विकल्प बी है। विकल्प सी सालियूर था, करौरा नहीं था, मुसरी नहीं था, मुनगुर नहीं था। तो बी और सी हमारा सही आंसर होगा। बी और सी, तो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है आपका है, निम्न स्थापत्य में निर्माण का सही क्रम क्या है? तो इसमें निर्माण का सही क्रम क्या है तो देखना है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर के समय में बना था। अकबर के समय में हुमायूं का मकबरा बना था। हुमायूं का मकबरा इसमें आपका 1570 के आसपास, 1565 से 75 के आसपास का माना जाता है। तो मान लीजिए 1570-72 इसको मान लीजिए। आदम खां का मकबरा, आदम खां का मकबरा किसने बनवाया था? तो आदम खां का मकबरा जो है ये लगभग 1562 में बना था। 1562 में बना था। जमाली मस्जिद, जमाली मस्जिद का निर्माण हुआ था 1528-29 में। 1528-29 में हुआ था। बुलंद दरवाज़ा आपका 1573 का है। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद ये औरंगजेब के समय की है या शाहजहाँ के समय की है, ये कंफर्म तो है नहीं इसमें क्या दिया हुआ है, तो आप शाहजहाँ के मान के ही चलिए इसमें। तो आपका इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका सबसे पहले आ जाएगा जमाली मस्जिद, सी, ठीक है। इसके बाद आपका बी आ जाएगा, सी बी आ जाएगा। इसके बाद आपका ए आ जाएगा, सी बी ए। इसके बाद डी और ई नहीं, तो गलत हो जाएगा इसमें। यूजीसी ने इसका जो आंसर आपका दिया है, आपका दिया है सी ए बी डी ई। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, चूंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं इसलिए जो ज़्यादा इस पर चर्चा
नहीं होगी, विस्तार पूर्वक पढ़ने में जो हमें समय ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हमारा अगला प्रश्न, मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकारों का सही क्रम क्या है? तो मनुस्मृति के जो प्रमुख टीकाकार हैं उसमें आपका जो है सबसे पहले आएंगे भारुच आ जाएंगे, ठीक है, और एक सेकंड, भारुच आ जाएंगे, फिर मेघातिथि का है, फिर गोविंदराज है, फिर कुल्लू भट्ट। तो ABCD हमारा सही आंसर है। तो विकल्प 4 इसमें हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके जन्म के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर होगा विकल्प 3। सही उत्तर है विकल्प 3, EDBCA। EDBCA मतलब नामदेव, इसके बाद आपके रामानंद, फिर हैं गुरु नानक, फिर हैं आपके चैतन्य महाप्रभु, लास्ट में आपके हैं ये। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय महावीर स्वामी ने 14 वर्षों तक वास किया था। तो विश्वविद्यालय में तो उसमें विश्वविद्यालय बना ही नहीं था, लेकिन वह नालंदा में 14 वर्षों का उनका वास था। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। विकल्प बी है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय में बालकों के प्रवेशार्थ न्यूनतम 8 वर्ष की आयु निर्धारित थी। यह गलत है, न्यूनतम कोई उम्र नहीं निर्धारित थी। विकल्प सी है, विंसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय में 1510 आचार्य नियुक्त थे। यह विकल्प सही है। विकल्प डी, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। तो आपका ACD हमारा सही आंसर, विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजतरंगड़ी के बारे में क्या सही है? तो पहला है इसमें राजतरंगड़ी में 9 सर्गों में विभाजित, गलत है। आर्ट्स में 8 तरंग है, विकल्प 1 गलत है। विकल्प बी, कल्लड़ के पिता का नाम चंपक था, ये सही है। चंडापीठ एक अत्याचारी शासक था, यह भी हमारा नहीं, चंडापीठ के संबंध में चर्चा अत्याचारी शासक के रूप में, ये भी गलत है। इसके बाद है आपका राजतरंगड़ी में अंतर्जातीय विवाहों का उल्लेख है, सही है। विकल्प ये है, राजतरंगड़ी में वर्णित स्त्रियां पर्दा प्रथा से अवगत नहीं थी, तो ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा BDE, विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन मंदिरों में तकनीकी और निर्माण संबंधी प्रमुख विशेषताएं। पहला है, गुप्तकालीन मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ होता था। तो ये तो आपका जो है सही है, ये विकल्प सही है। इसके बाद है, इस काल के मंदिरों में द्वारपाल के स्थान पर गंगा जमुना की प्रतिमाएं बनी होती थी, ये भी सही है। विकल्प सी है, गुप्तकालीन मंदिरों में पिरामिड के आकार का विमान तो दक्षिण भारतीय मंदिर की विशेषता गलत है। विकल्प डी है, गुप्तकालीन मंदिरों में गोपुरम का विधान एक प्रमुख विशेषता के रूप में दिखाई देता है, यह भी गलत है। तो ए और बी हमारा सही आंसर, विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो से संबद्ध है? तो मोहनजोदड़ो से संबद्ध क्या क्या इसमें है हमें देखना है। पहला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, तो ये तो हमारा सही है। इसका बाद है, केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड, ये भी हमारा सही आंसर है। इसके बाद पुरोहितों का विद्यालय, ये भी हमारा सही आंसर है। रंगीन चूड़ियाँ यहाँ से नहीं प्राप्त हुई हैं। और विकल्प ये, मार्शल ने मोहनजोदड़ो के बृहत स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्य माना है, ये भी सही है। तो ABCE हमारा सही आंसर, विकल्प 4। हमारा अगला प्रश्न है, कवि पालित हाल के आश्रित कवि थे के प्रेमाखान लीलावती में नागार्जुन का उल्लेख किसके किसके साथ है? तो इसमें 2 लोगों के साथ इनका उल्लेख मिलता है लीलावती में, पोटिस के साथ, कुमारिल के साथ। तो ए और बी हमारा सही आंसर है, विकल्प 2 हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकंड, हाँ, नारायण द्वारा रचित हितोपदेश के भाग हैं। तो नारायण द्वारा रचित जो हितोपदेश है उसमें आपका मित्रलाभ है, विग्रह है, संधि है, ठीक है, समास नहीं है, उसमें आपका समास नहीं। तो ABC आपका सही आंसर होगा, विकल्प 4 सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महायान साहित्य है? तो महायान साहित्य इसमें देख लीजिए आप, ललित बिस्तर है, सही है। स्वर्ण प्रभास, ये भी है। गंडव्यूह, ये भी है। समाधिराज, ये भी है। सदर्न पुंडरीक, ये भी है। तो ABCDE आपके सभी हैं। तो ABCD विकल्प 3 हमारा सही आंसर है।
हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में कुछ धार्मिक शिक्षकों के नाम हैं और सेकंड में जो है उनका निवास स्थान है। तो इसमें जैसे चैतन्य का है, तो चैतन्य कहाँ के थे? बंगाल के थे। तो ए में 2, केवल एक ही में सही है। विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैतन्य कहाँ के हो गए? बंगाल हो गए। इसके बाद गंगोही, गंगोही कहाँ के थे? तो गंगोही का संबंध उत्तर प्रदेश से था। इसके बाद आपका जो है मीराबाई है, तो मीराबाई का संबंध राजस्थान से था। शेख अहमद सिरहिंदी का हरियाणा से था। तो आपका विकल्प 4 सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में जो आश्रित कवियों के नाम है, सेकंड में उसके आश्रयदाताओं के नाम है। तो पहला हेमचंद, तो हेमचंद आपका जयसिंह हो गया, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और पद्मगुप्त परिमल, तो पद्मगुप्त परिमल जो है आपके यशोवर्मन के समय में मान लिए जाएंगे, एक बार मिला लें। और इसके बाद है गुणाढ़ है, तो गुणाढ़ पीड़ित कथा, ये आपके सी में 1 हो जाएगा। सी में 1, ए में 3, सी में 1, ए में 3, सी में 1, विकल्प 2 आपका सही आंसर होगा। बी में 4 हो जाएगा। पद्मगुप्त परिमल आपके मुंज के समय में थे। ठीक है, भवभूति तो डी में 2, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गया। तो ए में आपका 3 होमचंद जयसिंह, गुणाढ़ आपके हो गए हाल। ठीक है, भवभूति का हो गया आपका यशोवर्मा से, और पद्मगुप्त परिमल का मुंज से। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ कवियों के नाम है, सेकंड में उनके रचनाओं के नाम है। तो गुणाढ़ की रचना बृहत कथा है, तो ए में 3 हो जाएगा। तो ए में 3 विकल्प है। डंडी है, तो डंडी की कौन सी रचना? शिशुपाल वध है, 4 हो जाएगा। तो ए में 3, बी में 4 आपका यही होगा। और भास है, तो भास की मंत्र सुंदरी कथा है, तो सी में 1, और माघ है, माघ के 12 है। तो विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान क्या, एक सेकंड, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ घटनाओं के नाम है, सेकंड में उनसे संबंधित वर्षों के नाम है। तो देखिए, आर्थिक मंदी 1929 है, तो ए में 3 हो जाएगा आपका। कई विकल्प हैं। इसके बाद चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना देख लीजिए ऐसे, तो 1921 है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना। तो ए में 3 और डी में 1, ए में 3, डी में 1, आपका विकल्प 4 ही सही आंसर होगा। विकल्प 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। बी में आपका हो जाएगा, खेतिहर पैदावार की कीमतें 50% से अधिक गिरी। कब गिर गई थी? 1932 में गिर गई थी। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कांग्रेस की स्थापना 1927 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ यात्रियों के नाम, सेकंड में उनके निवास स्थान के संबंध में चर्चा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप आलूबर्नी है, तो आलूबर्नी कहाँ का था? ख्वारिज्म का निवासी था, तो ए में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इब्न बतूता है, तो इब्न बतूता कहाँ का था? इब्न बतूता हो जाएगा यहाँ का तंजियर का मान लिया जाएगा, मोरक्को है वो। ठीक है, बी में 1 हो जाएगा। सी में आपका है जो बैप्टिस्टा जो है वह कहाँ का था? तो वो जो है ट्रेवेनियर का था। और अब्दुल रजाक फारस हो जाएगा, डी में 1 हो जाएगा। तो ए में 4 और डी में 1 ऐसे आप कर लीजिए। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। विकल्प 2 है कि 1? डी में 3, हाँ नहीं, विकल्प 1 इसका सही आंसर होगा, विकल्प 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने व्याख्यान में बड़े गर्व से घोषणा की थी कि मैं विश्व को चुनौती देता हूं कि संस्कृत दर्शन की समूची व्यवस्था में एक भी ऐसा वाक्य ढूंढ कर दिखाए कि सिर्फ हिंदुओं का उद्धार होगा, दूसरों का नहीं। किसका स्टेटमेंट है? ये तो स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला है,
नट मंदिर और भोग मंदिर किस बड़े मंदिर में बाद में जोड़े गए? तो नट मंदिर और भोग मंदिर जो है उड़ीसा के लिंगराज मंदिर में बाद में जोड़े गए थे। तो विकल्प एक हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने एक बार एक हिंदू के रूप में परिभाषित किए जाने पर घोषणा की, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, पारसी हूँ, यहूदी हूँ? ये तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट विकल्प 4 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन, हमारा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन में द्वंद्ववाद सिद्धांत के समर्थक हैं? तो ये आपका डीपी मुखर्जी है। सामाजिक परिवर्तन में द्वंद्ववाद सिद्धांत के समर्थन में कौन है? डीपी मुखर्जी है। विकल्प एक हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने ईंट, लकड़ियों, धातुओं या गारों के प्रयोग के बिना मंदिर निर्माण को एक अपना आकार दिया? तो महेंद्र वर्मन के संबंध में स्टेटमेंट है, महेंद्र वर्मन के समय की बात है। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य हेमचंद किससे संबंधित है? आचार्य हेमचंद जैन धर्म से संबंधित थे। आपका सही आंसर है विकल्प 3। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो उर्दू भाषा का अगर देखा जाएगा तो मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत तुर्की है। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस स्मारक शैली प्रकार के हैं? तो वो जो चंदेल शैली के हैं खजुराहो के मंदिर। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सिख संत गुरु नानक जी की किस स्थान पर कबीर से भेंट हुई थी? तो कबीर और नानक की भेंट वाराणसी में हुई थी। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सिख गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना किस नदी के किनारे? तो ननकाना जो रावी नदी के किनारे। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान मनसबदारों द्वारा सवारों के कुल वेतन का कितना प्रतिशत आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु रखा जाता था? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा कि 5%। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पित्रा ड्यूरी शैली में सजावट के लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा में एतमाउद्दौला का मकबरा है। ये जो है अपना पित्रा ड्यूरी शैली के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बरवई नायिका भेद ग्रंथ की रचना किसने की? तो बरवई नायिका भेद जो अब्दुल रहीम खानखाना का है। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके पर्यवेक्षण आवलिक निर्देशन में अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था? तो फैजी के निर्देशन में हुआ था यह कार्य। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। विकल्प 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संगीत पर किताबे नौरस नामक पुस्तक की रचना की? तो किताबे नौरस जो कि संगीत पर लिखी गई एक पुस्तक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला है, सुप्रसिद्ध कवि बिहारी किस शासक के दरबार में थे? तो बिहारी राजा जय सिंह के दरबार में थे। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज बन गया? तो जो आत्मीय सभा राजा राम मोहन द्वारा स्थापित वही 1828 में ब्रह्म समाज का स्वरूप धारण कर लिया। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खगोलविदों को पूर्व से आरंभ करके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका देख लिया, सबसे पहले आर्यभट्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा इसमें सबसे पहले आर्यभट्ट, फिर ए आ जाएगा बराहमिहिर, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मगुप्त आ जाएगा, इसके बाद मंजुल आ जाएंगे, मुंजुल जिनका नाम है, ठीक है। ई आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, BACED। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित विदेशियों के आगमन को पूर्व से आरंभ करके कालक्रम में सुव्यवस्थित किए। तो सबसे देखिए हूण है, कुषाण है, यूनानी और सीथियन। तो इसमें जो सबसे पहले कौन आए? यूनानी आए, तो सी हो गया आपका। इसके बाद सी के बाद आपके कौन आए? तब सीथियन आए, डी हो गया, सी डी हो गया। इसके बाद कुषाण आए, इसके बाद हूण आए। तो सी डी बी ए, सी डी बी ए विकल्प तो हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों को उनके जन्म वर्ष के कालक्रम को पूर्व से आरंभ करके सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखा जाए तो रामानुज का जन्म हुआ था, सी हो जाएगा। इसके बाद माधवाचार्य का जन्म हुआ था, इसके बाद आपका रामानंद का जन्म हुआ था, और फिर माधवाचार्य, सी ए डी बी विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालक्रम को पूर्व से आरंभ करके सुव्यवस्थित कीजिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न ऑप्शन है, एमए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो एमए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम तो पूछा नहीं गया है, वो थी चंद्रमुखी बसु। चंद्रमुखी बसु, चंद्रमुखी बसु का अगर देखा जाए समय तो 1884 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर की उपाधि धारण की थी। तो ये हो गया आपका 1884। इसके बाद है बंगाली मासिक पत्रिका भारती की प्रथम महिला संपादक। तो भारती की जो प्रथम महिला संपादक स्वर्ण कुमारी देवी थी। कौन थी? स्वर्ण कुमारी देवी थी। 1800 ये भी 83-84 के आसपास ही जो है थी, तो इनका भी 1883 लिख लिया जाए, ठीक है। इसके बाद सार्वजनिक बैठक को अंग्रेजी में संबोधित करने वाली प्रथम भारतीय महिला। सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने वाली तो कादम्बिनी गांगुली थी। 1890 के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन को इन्होंने संबोधित किया था। इसके बाद विदेश में चिकित्सा में स्नातक उपाधि धारण करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो थी आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी इन्होंने जो है 1886 में किया था। कब किया था? 1886 में। तो अब एक बार क्रम से लगा लीजिए, पहले हो जाएगा 1883 बंगाली वाला, तो बी हो जाएगा। फिर आपका बी, इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे पहला आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा। बी ए कोई ऑप्शन ही नहीं है, इन्होंने पता नहीं कहाँ से प्रश्न बनाया है इसको। बी ए, इसके बाद आपका आ जाएगा डी आ जाएगा। फिर बी ए डी सी हमारे हिसाब से आपका सही आंसर होगा, बी ए डी सी। लेकिन यूजीसी ने जो आंसर दिया है वो दिया है बी सी ए डी। तो विकल्प ए आपका सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को पूर्व से आरंभ करके उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आप देख लीजिए, आपका है बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना 1849, गुरुकुल की स्थापना 1902 हो जाएगी। एनी बेसेंट कब भारत आई थी? 1883 के आसपास आई थी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना मुझे लगता है 1860 के आसपास हुई थी, मुझे कंफर्म थोड़ा सा नहीं है। आरडीआर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा ए, सबसे पहले आपका आएगा ए, इसके बाद डी, ए डी ई बी सी, ठीक, ए डी ई सी बी आपका सही आंसर होगा। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ रचनाएं दी गई, सेकंड में उनके लेखकों के नाम है। तो आपका इसमें जो है सबसे पहले है कूरल। तो कूरल जो है किसकी रचना है? तो कूरल जो है तिरुवल्लुवर की रचना है। किसकी है? तिरुवल्लुवर। तो ए में हो जाएगा 4।
ठीक है, ये में हो गया आपका 4। इसके बाद शिलपधिकारम इलंगो आदिगल की रचना है तो हो जाएगा 1। मणिमेखलई शीतलई सतनार की रचना है तो हो गया 2। और तोलकाप्पियर की हो गया आपका 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ प्रांतों के नाम है और उनकी राजधानी दी गई है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख लीजिए, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी तो 2 हो जाएगा। दक्षिणापथ की राजधानी जो है आपकी थी स्वर्णगिरी थी तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्राच्य है तो प्राच्य की राजधानी कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र थी, 1 है। इसके बाद अवंती की उज्जैनी थी तो 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, विकल्प 2 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ये भी सूची वही है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ रचनाओं के नाम है, सेकंड में उनके लेखकों का नाम। अष्टांग हृदय तो अष्टांग हृदय वाग्भट की रचना तो पहले में 3rd हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बृहद जातक है तो बृहद जातक जो किसकी रचना है, ये रामेर की है तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद महाभास्कर, तो भास्कर की जो है भास्कर प्रथम की रचना है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और प्रकरण आर्यवाचा संघ की रचना है तो 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पे के हैं उनके द्वार सेकंड में उनसे संबंधित द्वार पंडितों के नाम दिए गए हैं तो हमें इसमें मिलान करना। तो पहला है पूर्वी द्वार, तो पूर्वी द्वार के जो द्वार पंडित हुआ करते थे होते थे आचार्य रत्नाकर शांति, तो एम हो गया 4। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया ये में 4, फिर है आपका पश्चिम द्वार, तो पश्चिम द्वार के थे बागेश्वर कीर्ति तो 3 हो गए। इसके बाद उत्तर द्वार है तो उत्तर द्वार के थे नरोप तो 2 हो गया। और इसके बाद दक्षिण के हो गया प्रज्ञा पे 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो 4 3 2 1, 4 3 4 3 2 1, विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो अब इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में कुछ सूफी संतों के नाम है, सेकंड में जो है उनके मृत्यु के वर्ष की चर्चा है। तो उसमें पहला शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हुई थी 1235 में, तो पहले में हो जाएगा 3rd हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपका फरीदुद्दीन गजे शंकर, तो फरीदुद्दीन गजे शंकर का समय हो जाएगा 1265 तो 4 हो गया आपका। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया का समय लगभग माना जाएगा 1325 तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। तो 3 4 1 2 आपका सही आंसर होगा। नासिरुद्दीन चिरागे दहली 1356 में उनकी मृत्यु हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो पहला सामाजिक विधेयक है सूची फर्स्ट में, सेकंड में उनके अंगीकरण या पारित होने का वर्ष है। तो सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1829 हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का है तो 4 हो जाएगा। इसके बाद दास प्रथा उन्मूलन 1843 का है तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका सम्मता अधिनियम 1891 का है तो 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रशासक साहित्यकार आर्थर एंथोनी मैकडोनाल्ड द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं। तो इसमें जो है इनकी पुस्तक है वैदिक रीडर है वैदिक ग्रामर ये भी है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर इनकी रचना नहीं है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर है तो ABD विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथों के रचयिता अश्वघोष हैं? तो अश्वघोष की रचना आपकी इसमें है बुद्ध चरित्र है, सौंदर्यानंद, अवन सुंदरी कथा है। तो बी सी डी अश्वघोष की रचना है, ये पूछा जा रहा है। तो काव्यादर्श उनकी रचना नहीं है। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है और अवंत सुंदरी कथा सोढल की रचना है। तो बी और सी आपका सौंदर्यानंद हो जाएगा। बी और सी आपका विकल्प एक हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपनी वेधशालाओं का निर्माण किया था? तो महाराजा सवाई जय सिंह ने जो वेधशालाएं 5 बनाई थी उनमें जयपुर है, मथुरा है, दिल्ली है। ठीक है, ये तो है जोधपुर और उदयपुर में नहीं है। तो ए बी सी विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ गालिब के साहित्य के रूप में प्रकाशित हैं? तो गालिब के जो ग्रंथ हैं ये हैं आपके गालिब के ग्रंथ बंगे दर्रा, उदय हिंदी और उर्दू ए मौला, ये हैं। बंगे दर्रा नहीं है, एक है इकबाल की है, पयामे आजाद उनकी है। तो ए और डी हमारी सही है। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल कालीन फारसी भाषा के कवि कौन थे? तो मुगल कालीन फारसी भाषा के कवि आपके जो हैं फैजी हैं, अलाउल्ला नहीं है, उर्फी है, नज़ीरी हैं। तो ए सी डी विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान निम्नलिखित में से किन राज्यों को पदावरोहण राज्य के रूप में विशेषीकृत किया जा सकता है? तो इसमें हमारा सही आंसर है बंगाल हो जाएगा, अवध हो जाएगा, राजपूताना नहीं है, हैदराबाद नहीं, पंजाब है नहीं, पंजाब भी नहीं है, बंगाल, अवध और हैदराबाद है, और हैदराबाद है। तो ए बी डी हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कबीर की रचना है? तो कबीर का रामायणी शबद है और साखी है, जपजी नहीं, भक्तमाल नहीं है। तो ए बी डी हमारा सही आंसर, विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित पुरास्थलों को उत्खनन क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका सबसे पहले ए सी ई बी डी इसका सही आंसर होगा। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है, विकल्प 4। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों को उनके काल अवधि को उनके कालक्रम से पूर्व से आरंभ करके संयोजित कीजिए। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा इसमें है डी ए बी सी हमारा विकल्प 2 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल काल के दौरान निर्मित संरचनाओं ढांचों को पूर्व से आरंभ करके कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देख लीजिए आपका जो है सबसे पहले जो है चूँकि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है जो अकबर के समय में बना था। दिल्ली की मोती मस्जिद यह औरंगजेब के समय में बनी थी, ये औरंगजेब के समय में। लाहौर की मोती मस्जिद जहांगीर के समय में बनी थी, और फतेहपुर सिकरी अकबर ने बाद में 73 में बनवाया था। तो मुझे लगता है इसमें सबसे पहले बी आ जाएगा, बी। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में लाहौर की मोती मस्जिद जहांगीर के द्वारा निर्मित है। तो बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, फिर ए हो गया, फिर डी हो गया। तो बी सी ए डी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यूजीसी ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया है, सबसे पहले उन्होंने हुमायूं का मकबरा दिया है, फिर फतेहपुर सिकरी को दिया है, फिर लाहौर की मोती मस्जिद को दिया है, फिर दिल्ली की मोती मस्जिद। तो सी ए बी डी उन्होंने इसका आंसर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, ललित साहित्य के निम्नलिखित लेखकों को उनके काल अवधि अनुसार पूर्व से आरंभ करके
कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो आप उसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले जो है इसमें अभिनव गुप्त हैं, भामह हैं, उद्भट हैं, दंडी हैं। तो दंडी का समय तो लगभग 8वीं शताब्दी है। अभिनव गुप्त का संबंध 10वीं के आसपास है। भामह और उद्भट, भामह और उद्भट भी जो है, उद्भट का समय मुझे लगता है 7वीं शताब्दी के आसपास का ही है, 7वीं शताब्दी के आसपास का है। तो इसमें जो सही आंसर आएगा आपका, सबसे पहले हो जाएंगे भामह, सी, और ये बी, CADB आपका सही आंसर होगा। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। और सूची फर्स्ट में कुछ कवियों के नाम है, सेकंड में उनकी भाषा है। तो शंकरदेव असमी भाषा के थे, शंकरदेव असमी भाषा के थे, तो ए में 1 हो जाएगा। विद्यापति मैथिली के, तो बी में 3 हो जाएगा। और मीराबाई जो है आपकी राजस्थानी की थी, सी में 4 हो जाएगा। सरला दास आपकी उड़िया की थी, ये 2 हो जाएगा। तो विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। फर्स्ट में सूफी ग्रंथों के नाम, सेकंड में उनके लेखकों के नाम हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले देखिए आप कि कसफ उल महजूब थे, तो सरहिंदी की रचना है। कसफ उल नहीं, कसफ उल नहीं, इनकी हुजूरी की रचना है। कसफ उल महजूब, ए अली बिन उस्मान हुजूरी की रचना है। तो ए में हो गया आपका 3, 2 जगह है, ठीक है। इसके बाद फवायद उल फवाद, तो ये तो आपकी है देहलवी की रचना है। तो 4, ए में 3 हो गया, बी में 1 हो गया। चलिए देखिए, इसके बाद है मकतूबात इमाम रबानी, तो ये रचना जो है सरहिंदी की रचना है, ये सरहिंदी की रचना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और अखबार उल अख्यार जो है आपकी अब्दुल हक इस देहलवी की रचना है, 2 हो जाएगा। तो विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में जो है राज्यों के नाम है, सेकंड में उनके संस्थापक नाम। तो हैदराबाद चिनकुलिज खां, मुर्शीद कुली खां जिनको कहा जाता है। हैदराबाद नहीं, हैदराबाद की स्थापना जो है निज़ामुल मुल्क ने किया था। तो ए में हो, हैदराबाद निज़ामुल मुल्क, ए में हो जाएगा आपका 2, तो 2 जगह आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैसूर, तो मैसूर में आपके आ जाएंगे, बी में 4 आ जाएगा। ए में 2, बी में 4, ये भी दोनों हैं इसमें। इसके बाद अवध है, तो अवध के सादात खां हो जाएंगे, सी में 1 हो जाएगा आपका, सी में 1 हो जाएगा, डी में 3 हो जाएगा। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में सामाजिक धार्मिक सुधारक हैं और सेकंड में उनसे संबंधित संस्थाएं हैं। तो दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी की संस्था थी रामन माजलाइन सभा, तो ये हो गया आपका 3rd, 2 जगह है। इसके बाद मैडम SP ब्लाउटिस्की, तो मैडम SP ब्लाउटिस्की का संबंध है थियोसॉफिकल सोसाइटी से, तो बी में 4 हो जाएगा। ए में 3, बी में 4। लाला हंसराज आज समाज से संबंधित हैं, तो 2 हो जाएगा। सी में RG भंडारकर प्रार्थना समाज से हैं, 1 हो जाएगा। तो विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने विधवा विवाह के समर्थन 1852 गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश आरंभ किया। तो गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश आरंभ करने वाले थे आपके करसनदास मुलाजी। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विद्यासागर के मार्गदर्शन में उच्च जातियों में प्रथम विधवा विवाह समारोह आयोजित किया गया। तो विद्यासागर के मार्गदर्शन में जो है उच्च समाज में जो है उच्च जातियों में प्रथम विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को आयोजित किया गया। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन अवस्था का साक्ष्य किस स्थल से? तो उन्नत जल प्रबंधन सैंधव सभ्यता में धौलावीरा से प्राप्त हुआ। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम के लिए 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित किया गया? तो ये तो आप बालिकाओं के समय पूर्व जो है अल्पायु में विवाह रोक के लिए था। तो विकल्प 1 हमारा सही आंसर है।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम बंगाली मुस्लिम स्नातक कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम बंगाली मुस्लिम स्नातक था हुसैन अहमद। हुसैन अहमद था। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित हो? तो महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संगठन का संस्थापक, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कहाँ पे? बंगाल में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित था। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के दौरान उर्दू के कवि कौन कौन थे? तो उर्दू के कवि थे आपके 19वीं शताब्दी, शाह अब्दुल लतीफ नहीं थे, मीर थे, मिर्जा गालिब थे, नज़ीर थे, वारिस शाह भी नहीं थे। तो हमको लगता है BCD विकल्प 2 आपका सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल शासकों के द्वारा व्यक्तियों को किसी क्षेत्र विशेष के भू राजस्व को अनुदान के रूप में दिए जाने को क्या कहा जाता था? तो जो मुगल शासकों के द्वारा जो भू राजस्व अनुदान के रूप में व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था उसको कहा जाता था मदद मास कहा जाता था, सयुरगुल कहा जाता था, और अमालक कहा जाता था, एम्मा कहा जाता था। वतन नहीं, वतन जागीर होती थी, दूसरी प्रकार की भू राजस्व नहीं था, जो जागीर का प्रकार होता था। तो ABDE विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर महावीर के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो महावीर स्वामी के लिए अरहत, और महावीर स्वामी के लिए कौन से शब्द? अरहत शब्द प्रयोग किया जाता था, निर्घंत किया जाता था, और जिन का प्रयोग किया जाता था। तथागत नहीं, शाक्य नहीं, ये तो बुद्ध के लिए थे। तो ACD विकल्प 2 आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है शाहजहां के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो शाहजहां के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार जो थे वो थे आपके सुखसैन तो थे, हमजा नहीं थे, लाल खान भी थे, परवेज दाज नहीं थे। तो A और C विकल्प 1 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की तिथि के संबंध में कौन सी तिथि क्रम सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है आपका अर्नेस्ट मैके 2500 से 2300, ये तो सही है, ये सही है। इसके बाद है माधव स्वरूप बस 2500 से 2300, ये भी सही है। इसके बाद जो है आपका CJ गेट 2350 1700, ये सही नहीं है। और जॉन मार्शल 3200 से 2750, नहीं कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछा? सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो आपका ये दोनों सुमेलित तिथियां हैं, CG गेट्स 2300 से 2350 से 1700, और जॉन मार्शल 3200 से 750, ये दोनों गलत हैं। तो विकल्प C और D हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो रही थी हमसे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थल हैं, तो नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं? उपकरण। तो नवपाषाणिक उपकरण जो है आपके ब्यूरिन तो हो नहीं सकता, ब्यूरिन है नहीं, गदा शीर्ष है, स्क्रेपर भी नहीं है, कुदाल हो सकती है, बसुली हो सकती है। BDE आपका सही आंसर होगा। तब इसमें केवल 4 BDE हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा पैराग्राफ दे दिया इन्होंने, पैराग्राफ के आधार पर हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो एक बार मैं पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। भागवत धर्म का प्रारंभ उत्तर मौर्य काल में हुआ और यह विष्णु
या भागवत की उपासना पर केंद्रित था। वैदिक काल में विष्णु एक लघु देवता थे। वह सूर्य और प्रजनन ग्रंथ के भी प्रतिनिधि थे। द्वितीय ईसा पूर्व में नारायण नामक देवता के साथ उनका विलय हो गया और नारायण विश्व के रूप में जाने गए। मूलतः नारायण एक गैर वैदिक जनजातीय देवता थे जिन्हें भागवत कहा जाता था और उनके उपासकों को भागवतर कहा जाता था। इस देवता की जनजाति मुखिया को दिव्य प्रतिमूर्ति के रूप में कल्पना की गई थी। जनजाति मुखिया को जिस प्रकार उसके रिश्तेदारों सगे संबंधियों से उपहार मिलता था और उनके बीच शेयर भाग का वितरण किया जाता था, नारायण से भी उनके भक्तों या उपासकों को शेयर या सौभाग्य प्राप्त करने की अपेक्षा होती थी। इसके बदले उपासक या भक्त उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक भक्ति अर्पित करते थे। नारायण के साथ विष्णु के विलय के साथ विष्णु के उपासक और नारायण के उपासक एक छत के नीचे आ गए। विष्णु एक वैदिक देवता थे और बाद में विलय के पश्चात वैदिकेतर बन गए, लेकिन दो प्रकार के लोग और दो देवता एक में होकर उभरे। अब इसमें देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ये वैदिक कालीन विष्णु देवता के संबंध में पूछा गया है। तो वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे यहाँ पे दिया गया। वैदिक काल के जो मुख्य देवता थे, देखिए सबसे ज्यादा जो है इंद्र के लिए 250 के आसपास सूक्त प्रयोग हुआ है। तो मुख्य देवता वैदिक काल के कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भागवत धर्म मुख्यतः क्या शिक्षा देता है? तो भागवत धर्म भक्त और अहिंसा पर शिक्षा देता है। भक्त और अहिंसा, तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का कौन सा जातीय समूह विष्णु को अपना नायक मानता था? आप इसमें देखिए, तो वृष्ण कबीले के ही थे जो हमारे भगवान विष्णु को अपना नायक मानता था। तो जो वृष्ण कबीला था वह कृष्ण को अपना नायक मानता था, तो यही भगवान विष्णु को ही माना जाएगा। तो विष्णु विकल्प 2 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रसार में मुख्यतः किस धर्म को नुकसान हुआ? तो सबसे ज्यादा जो महायान बौद्ध धर्म का नुकसान हुआ। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भागवत धर्म की रचना भागवत पुराण की रचना किस काल में हुई? तो भागवत पुराण की रचना जो है 6ठी शताब्दी के उत्तरी भाग में हुई। तो विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, तो ये भी एक पैराग्राफ पढ़ना जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से होगा। देखता हूँ कौन सा है या नहीं, ये भी एंशिएंट से ही है। भिक्षुओं को अभिमंत्रित करके कहा, मैं सभी प्रकार के बंधनों, मानवीय और दिव्यता से मुक्त हूँ। तुम अब जाओ और भ्रमण करो, सर्वजन हिताय के लिए, सर्वजन कल्याण के लिए, विश्व में करुण, अच्छाई के लिए, हित के लिए, ईश्वर और मानव प्राणी के कल्याण के लिए। दो भिक्षु एक साथ समान मार्ग पर न जाओ। धर्म सिद्धांत का तत्वतः और भावपूर्ण उपदेश दो, जिसका आरंभ गौरवपूर्ण हो और समापन भी गौरवपूर्ण हो। संसिद्ध पर पूर्णता और जीवन की पवित्रता को प्रमाणित करो। अनेक मानव प्राणी हैं जिनकी मानसिक चक्षु अत्यंत क्षीण और धूल से आच्छादित है, परंतु यदि उन्हें धर्म सिद्धांत का उपदेश नहीं दिया जाता है तो वे निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। वे धर्म सिद्धांत को समझेंगे और मैं भी धर्म सिद्धांत का उपदेश देने के लिए उर्बेला से सेनानी निगम की यात्रा पर जाऊंगा। ये महात्मा बुद्ध के स्टेटमेंट हैं। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला है, बुद्ध की पहली भिक्षु परिषद में कितने अरिहंत शामिल थे? तो बुद्ध की जो पहली भिक्षु परिषद हुई थी उसमें लगभग 60 लोग उपस्थित थे। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर होना चाहिए। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह विनय पिटक का भाग है। यह विनय पिटक का भाग है। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सारपुत्र और मौदगलायन की कथा किस ग्रंथ में मिलती है? तो सारपुत्र और मौदगलायन की कथा जो है हमें विनय पिटक में ही प्राप्त होती। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूत पिटक में बुद्ध का संवाद मुख्यतः किस राजा थे? सूत पिटक में बुद्ध का संवाद अजातशत्रु से। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को खीर खिलाने वाली कन्या सुजाता किसकी
पुत्र वधू थी या किसकी पुत्री थी? तो सेनानी थी, एक सेनानी की पुत्री थी, तो सेनानी निगात्मा की पुत्री थी। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। सभी प्रश्न आपके आगामी की परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।